नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत में चुनावी मौसम एक बार फिर से गर्माने लगा है और आगामी अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उससे पहले देश भर में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों और राज्यसभा की खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव विपक्षी दलों के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से जरा भी कम नहीं। खासकर अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इसमें शामिल दलों के सामने ये अवसर नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो सीटें हैं इन सीटों पर उन्हीं का कब्जा रहा है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टियां हैं उन्हीं का कब्जा रहा है। मगर अब उनके लिए उनका ये किला दरकने जैसा है और बीजेपी लगातार अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है सीटों को जीतकर। चुनाव आयोग इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर की बात करें तो देश भर में खाली पड़े हुए विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर चुका है। ये उपचुनाव जम्मू कश्मीर से लेकर केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल तक सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं देखा जा रहा। कालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव टीएमसी के लिए इसलिए भी बहुत खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीरुद्दीन अहमद जीते थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। ये इलाका बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल नजदीक का है और यहाँ अवैध घुसपैठ, फर्जी मतदाता पहचान पत्र के मामले हमेशा से इस इलाके में गर्माते रहे हैं। ये एक बड़ी मुद्दे के तौर पर यहाँ इस इलाके में नजर आती रही है। अब सवाल ये है कि इस बार होने वाले इस उपचुनाव को किस मायने में, किस लिहाज से खास और बड़ा माना जाए। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, टीएमसी जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दे गर्माते हुए दिखेंगे, उसमें वक्फ कानून को लेकर राज्य में जो हिंसा इस वक्त फैली हुई है उसने ममता बनर्जी की सरकार की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में उपचुनाव जनता के मूड का एक संकेत देता हुआ भी नजर आएगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी की जमीन कितनी मजबूत रहेगी। आम आदमी पार्टी के लिए भी लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव जो है बहुत खास हो जाता है। आपकी स्थिति दिल्ली में बीजेपी लगातार जिस तरीके से उसे लेकर हमला कर रही है, आप कमजोर नजर आती है। इसीलिए दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से जब जा चुकी है तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उपचुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़े। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में भी वो काफ़ी कमज़ोर विकेट पर बैटिंग करती हुई जैसे नज़र आ रही है और ऐसे में अब पंजाब में अपनी साख बचाने की चुनौती उसके लिए बड़ी है। लुधियाना पश्चिम की सीट पर जीतना सिर्फ एक सीट जीतने के जैसा नहीं है, ये सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि ये आपकी राजनीतिक, अगर इस वक्त कहते हैं जो प्रासंगिकता, वो राजनीतिक प्रासंगिकता को भी तय करती हुई नजर आएगी। आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारने की योजना बनाई है और दिलचस्प बात यह भी है कि यदि अरोड़ा जीतते हैं तो उनकी राज्यसभा सीट खाली होगी और अटकलें हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल इसी रास्ते से राज्यसभा में एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो जानकार ये कहते हैं कि बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल भी पंजाब में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में लगे हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल और बड़गाम सीट की बात करें तो यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। उमर अब्दुल्ला के बड़गाम सीट छोड़ने के बाद से यहाँ की लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। बड़गाम में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अगर वो यहाँ हारती है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, झटका होगा। वहीं भाजपा के लिए नागरोटा सीट बहुत खास मानी जा रही है, जो देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद से खाली हो गई है। जम्मू में भाजपा की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद के बदले हुए राजनीतिक समीकरण को अगर देखें तो उसे हर चुनाव में अपनी स्थिति को दोबारा साबित करना पड़ रहा है। केरल के नीलांबर की भी बात करेंगे, क्योंकि केरल के ये नीलांबूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाला उपचुनाव भी विपक्ष के लिए एक बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व एलडीएफ नेता जो हैं पीवी अनवर, उन्होंने पुलिस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले
यूडीएफ का समर्थन वो कर रहे हैं। ये बदलाव एलडीएफ के लिए खतरे की घंटी है, खासकर जब राज्य में बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में आक्रामक नजर आती है। राज्यसभा की 12 सीटें जो हैं वो खाली हैं और उसके लिए चुनाव में तमिलनाडु सबसे अहम राज्य के रूप में इस वक्त सामने दिखाई देता है। यहाँ 6 सीटों पर चुनाव होने में अगर यहाँ की बात करें, जिसमें से 3 डीएमके के पास हैं और बाकी एआईएडीएमके की बात कर लीजिए, एमडीएमके और फिर पीएमके के पास नहीं है। डीएमके गठबंधन की संख्या विधानसभा में मजबूत है, जिससे उसकी तीनों ही सीटों पर अगर बात करें तो दावा उसका ज़्यादा मजबूत नजर आता है। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के चुनाव में तमिलनाडु सबसे अहम इस रूप में भी सामने नजर आता है, क्योंकि अगर इस सीट की बात करें तो इन सीटों पर चुनाव होते हैं। इनमें से इन सीटों में जिनकी उपस्थिति है उसका जिक्र हमने आपके सामने किया ही, और इसीलिए ये दावेदारी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में अगर सारे ही समीकरणों को जोड़ दिया जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, एमके स्टालिन की बात कर लीजिए, इन सभी नेताओं के लिए ये चुनाव सिर्फ जीतने की बात भर नहीं है, बल्कि ये उनकी राजनीति के भविष्य की बुनियाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां तक बीजेपी की अगुवाई की बात कर लें तो वहां एनडीए की बात है, तो इन सभी जगहों पर उपचुनाव में विपक्ष जरा भी लड़खड़ाया तो बिहार विधानसभा चुनाव में उसका मनोबल और ज़्यादा गिरेगा और विपक्ष का मनोबल गिरा, एनडीए का मनोबल बढ़ेगा। और इसीलिए विपक्ष के लिए ये उपचुनाव जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी गई है।